हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अरे क्या झटका मार रहा है भाई, ए भाई लाइन क्या मार रहा है, लाइने लाइन मार रहा है, देखो तो चरचरा रहा है। कोई बात नहीं, चरचराने दो, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी एक ही वीडियो में इस चैप्टर को यानी अध्याय को समाप्त मैं करने वाला हूं। इससे पीछे जितने भी चैप्टर है, जितने क्या चैप्टर, एक तो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको भी समाप्त कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए। न देखिएगा तब मारेंगे कान के नीचे, भन से बहिरे हो जाओगे। उसको मारेंगे जो न देखा है, आज जो देख लिया उसको काहे मारेंगे, है ना। अब ये देखें, ये पढ़े, है ना। आगे माँ बाप का, अरे जब हम बोलते हैं तो चर चर मारता है, लगता है सही से वायरिंग जो है ना नहीं किया गया है। चलो कोई बात नहीं, मारने दो उसको, हम अपना काम करेंगे। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एकदम रापची के स्टाइल में समझेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक पेज ले लेते हैं। इस पेज में जैसा कि चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना, तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहां पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल की क्वालिटी बताओ, यानी अम्ल के गुण बताओ, तो क्या बताएंगे। जैसे कि हमारा नाम का है पंकज सर जी। देखो, बुजुर्गों का पंकजवा है ना, बच्चों का पंकज जी है और साथियों का पंकज है, ठीक है। तो जे देख रहा है वो बुला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस वीडियो में सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे, यानी अम्ल की क्वालिटी यानी गुण के बारे में। अगर कोई पूछेगा कि पंकज सर की क्वालिटी बताओ, पंकज सर के गुण बताओ, तो क्या बताएंगे। पंकज सर पढ़ाते पढ़ाते गानों गाने लगते हैं, पंकज सर पढ़ाते पढ़ाते नरभसाई हो जाते हैं, है ना। पंकज सर बहुत अच्छे आदमी हैं, पंकज सर बहुत खराब है। तो ये सब क्वालिटी है, इसके अंदर मतलब गुण बताया जा रहा है। तो उसी तरीके से ये अम्ल है, तो अम्ल का गुण क्या है, अम्ल में क्या क्या चीज है क्या नहीं है, ये सब बता दो, ठीक है। तो अम्ल, तो पहला पॉइंट मैंने लिया सर अम्ल के बारे में, यहां पे देख सकते हैं कि इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो होता है ना, वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। जब चख के देखोगे ना तो इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल यानी एसिड इंग्लिश में बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। समझने के लिए यहां पे देखिए कोई प्रश्नली है, इसके अंदर पहले तो मैंने अम्ल डाल दिया, है ना, और अम्ल में क्या डाला मैंने, नीला लिटमस पत्र डाला हुआ है। तो नीला लिटमस पत्र देखिए ऊपर तक नीला है, लेकिन यही नीला लिटमस पत्र जो है अम्ल के संपर्क में आने के बाद क्या हो गया भाई, मेरे लाल हो गया है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, तो लाल में बदल देता है, ठीक है। या ऐसे पूछ देगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, है ना, उस पदार्थ का नाम बताइए, तो आप कहेंगे क्या, अम्ल, है ना। इसके ट्रिक है अनील से याद रखना, अनील। अनील यानी अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं यहां से पूछूंगा कि अच्छा अगर नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर दिया, तो क्या अम्ल में अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या नीला करेगा, नहीं करेगा। देखिए अम्ल यानी लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अम्ल का, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन नीला लिटमस पत्र पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ओके, तो इसमें अगर लाल डाल देंगे तो लाले रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नीला डालेंगे तब लाल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे मैंने लिखा कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर अम्ल को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या देंगे, H+ आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण के लिए हम कुछ अम्ल का उदाहरण लिए, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। यहां पे देख सकते एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल C6H8O7, है ना, ये सिट्रिक अम्ल है। तो ये सब अम्ल के उदाहरण है, तो मैंने उदाहरण लिया। अब हम जानते हैं कुछ क्या कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो ऐसे पूछ देता है तो फिर मुंह बांध देते हैं, नहीं आता रहता है तो मुंह बांधने से अच्छा है कि पढ़ लो हमारे साथ। चलिए सबसे पहली बात है कि अगर आपसे पूछे कि केला, इमली, अंगूर,
इस सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तीनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है टार्टरिक अम्ल, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि केला, है ना, इमली, अंगूर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे टार्टरिक अम्ल। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे सिरका, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सफेद कलर का होता है, इस बोतल में सिरका रखा हुआ है। तो सिरका में सेब का भी सिरका निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अंगूर का भी होता है। तो यहाँ पे देखो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। अगला, अगर आपसे कोई पूछे कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में, तो यहाँ पे देखो बिच्छू के डंक में जो है ना वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिच्छू के डंक हो गया, चींटी के डंक हो गया, मधुमक्खी के डंक हो गया, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेंगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो तीनों में एक ही प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, वो है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे दूध या दही, दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो याद रखना कि दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यानी दूध दही में एक ही प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे, तो याद रखना नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू का पीएच मान क्या होता है ना। तो एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में, मतलब एक नींबू है, दो चार मिर्ची है, एक नींबू और दो चार मिर्ची, तो दो चार मिर्ची है, उसके बीच में पॉइंट लगा दो, यही पीएच मान हो जाता है नींबू का, है ना। एक नींबू का पीएच मान क्या होगा? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पूछते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो आप कहेंगे सर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही जो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है ना। जो क्या बोलते हैं, निंगरी से मारता ना रहता है, बिच्छू, है ना, बिच्छू के में डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही है मेथेनोइक अम्ल, है ना, तीनों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब हम अम्ल के बारे में जान लिए हैं, है ना। ये सब एक साथ मैंने लिख दिया है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब हम जानते हैं सांद्र अम्ल के बारे में। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं सर? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सांद्र अम्ल बताओ कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जवाब देना कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है? जल कम मात्रा में होता है और अम्ल अधिक मात्रा में होता है, तो उसे हम कहेंगे ये सांद्र अम्ल है। और देखिए तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो, यहाँ पे अम्ल कम मात्रा में होगा और जल जो है ना वो अधिक मात्रा में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे सर? उसे हम कहेंगे तनु अम्ल। तो ये आपने जान लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मैं आपको बताऊंगा क्षारक के बारे में। किसके बारे में सर? क्षारक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्षारक क्या होता है? ये स्वाद में कड़वा होता है। जैसे कि क्षारक, जैसे कि आप शैम्पू को ले लो, है ना, उसके बाद साबुन को ले लो, है ना। देख कौन बेवकूफ फोन कर रहा है बार बार, यार पढ़ने दो ना, पढ़ने नहीं पढ़ाने दो ना, है ना। तब देखो ये स्वाद में कड़वा होता है। जैसे साबुन को जीभ पर रखोगे ना तो वो क्या नजर आएंगे? कड़वा नजर आएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले में बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जैसे इसको ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा तो कैसे निकालोगे। जैसे मैंने लिखा कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को, यहाँ पे फिगर लगता है कहीं गड़बड़ा गया है। फिगर तो हम लिए थे, कहाँ पे नहीं है फिगर, फिगर गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीले में बदल देता है। इसको याद रखने का ट्रिक है छालनी। छालनी से क्या ट्रिक बना? छालनी से ये ट्रिक बना कि क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है,
ठीक है। और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए क्षारक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन? तो क्षारक। तो अगर क्षारक में नीला लिटमस पत्र को डाला जाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका अंदर नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वो नीले रहेगा, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देता है। ये जलीय विलयन में OH का ऋण आयन देता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण के लिए, यानी क्षारक का उदाहरण मैंने लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। देखो NH4OH है, तो अगर मान लो कि NH3 रहता तो ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता। NH4 लगा है तो अमोनियम हो जाएगा, और OH लगा है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। क्षार के बारे में जान लेते, क्षार का डिफिनेशन क्या है। ये क्षारक अलग चीज होता है और क्षार अलग होता है। देखिए क्षार का मैंने लिखा कि जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार कहलाते हैं। जैसे कि साबुन को जल में रखेंगे तो वो घुल जाएगा, तो साबुन क्या है? क्षारक है। और उसको घुला देंगे जल में तो घुलनशील क्षारक ही क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सूचक के बारे में जानते हैं, सूचक क्या है ना। तो यहां पे देखो सूचक का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूचक से पता चलता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, समझ रहे हैं ना। मान लो सूचक नहीं रहेगा तो क्या आप चख के देखने जाओगे कि ये अम्लीय है आई क्षार है ना। ऐसे नहीं करना, ऐसा खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो हमें हानि पहुंचा देती है, इसलिए उसके लिए सूचक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए सूचक के बारे में मैंने लिखा कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि हाँ भाई ये अम्ल है ये क्षारक है ना। तो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग जो होता है ना, रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। इसका रंग और गंध जो होता है अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या हो जाते हैं? इसका बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखो सूचक जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा सर सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सूचक होते हैं? तो प्राकृतिक सूचक होते हैं पहला। दूसरा पॉइंट कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक को ही संश्लेषित सूचक कहते हैं। और तीसरा गंधीय सूचक। तीनों के बारे में हम क्या करते हैं, आराम से जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है या PDF लेना है तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। पेड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8581802929। वहाँ पे मैसेज करना कि कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स लेना है तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक मतलब जो पौधे से प्राप्त हो रहा है ना, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, ना निर्मित होना चाहिए, नेचर से दिया हुआ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वही प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पौधे से प्राप्त हो उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इसमें इसको मानव नहीं बनाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आइए जान लेते हैं, जैसे कि लिटमस है पत्र और इधर हल्दी है, ठीक है। अच्छा अगर लिटमस पत्र है ना, अगर नीले लिटमस पत्र को क्या है, अगर नीले लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। अगर नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, है ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि लाल लिटमस पत्र को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो वो क्या कर देता है? नीला कर देता है ना। लाल लिटमस पत्र को अगर क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब हल्दी के बारे में जान लेते हैं। अगर हल्दी को अम्ल के संपर्क में लाएंगे ना, हल्दी को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि हल्दी पीला होता है तो वो पीला का पीला ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और वही हल्दी को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पीला से लाल हो जाएगा, है ना। तो हल्दी क्षारक के संपर्क में आने से वो लाल हो जाता है। अब इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझो
कि मान लो कि खाना खा रहे हैं और खाते खाते मान लो वाइट सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, तो खाना खाते खाते कभी देखिएगा सब्जी गिर जाएगा, तो सब्जी गिर जाएगा तो उसमें जो हल्दी रहता है तो हल्दी की वजह से पीलापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उस कपड़े पर पीलापन आ जाएगा। जब उसको धोने जाओगे क्षारक से यानी साबुन से, तो देखना पहले वो क्या हो जाएगा, हल्का लालपन उसमें आ जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान में देखना ट्राई करके, ठीक है। नेक्स्ट अब जानते हैं कृत्रिम सूचक के बारे में, है ना। तो कृत्रिम सूचक को हम समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। क्या? अरे हाँ ठीक है, कृत्रिम सूचक के बारे में, है ना। देखो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है, यानी लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जो साइंटिस्ट बनाता है ना, है ना, रसायन विज्ञान के द्वारा, है ना, साइंस की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो कृत्रिम सूचक, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, है ना। जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फिनोप्थेलिन है और मेथिल ऑरेंज है ना। तो इसको समझते हैं, यदि फिनोप्थेलिन को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। और यही फिनोप्थेलिन को अगर हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, कलरलेस रहता है। ये क्या हो जाता है? कलरलेस होता है, यानी रंगहीन रहता है, वो जैसा वैसा ही समझ सकते हो। यही अगर मान लो कि मेथिल ऑरेंज को अगर क्षारक के संपर्क में लाते हैं, मेथिल ऑरेंज को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और मेथिल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, गंधीय सूचक के बारे में जान लेते हैं। क्या? गंधीय सूचक के बारे में, है ना। गंधीय सूचक गलती लिखा है, गंधीय ऐसे नहीं होगा, गौ पर ये नौ को काटो, गौ पर अनुसार रख दो, ठीक है। तो गंधीय सूचक के बारे में जान लेते हैं। गंधीय सूचक होता क्या है? जिन सूचक की गंध, कहता क्या है? जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे ही क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्याज का रस, अगर प्याज के रस को हम क्या करते हैं? अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो तीक्ष्ण गंध हो जाता है, यानी गंध उसका बढ़ जाता है। यदि प्याज के रस को हम क्या करते हैं सर? क्षारक के संपर्क में लाते हैं, किसके? क्षारक के संपर्क में लाते हैं, तो समझ जाना कि कोई गंध नहीं रहेगा। क्या होगा? कोई गंध नहीं। वैनिला, आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, वैनिला, है ना, अगर वैनिला को अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? समान रहेगा, जैसा वैसा रहेगा। और क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो कोई गंध नहीं रहेगा, ठीक है। लौंग का तेल, लौंग के तेल को अगर हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो गंध उसका समान रहता है, और क्षारक के संबंध में लाते हैं तो कोई गंध नहीं आता है इसका, ठीक है। ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में, है ना। तो अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण के पता करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि धातु की, कोई धातु है और उसको अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। जब धातु को अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक तरफ अम्ल के साथ है और एक तरफ क्षारक के साथ है, इन दोनों के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, किसको? धातु लेकर के। तो देखो भाई, अगर अम्ल के साथ, पहले समीकरण को समझते हैं, यदि अम्ल के साथ धातु को मिलाएंगे तो लवण देगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अम्ल के साथ हमने ले लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने ले लिया, और धातु में मैंने ले लिया जिंक। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा, और लवण का नाम है जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ये है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। उसी के साथ अगर हम क्षारक के साथ देख लेंगे, है ना, तो क्षारक को अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है? उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो उदाहरण ले लेते हैं। क्षारक मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो धातु के साथ अभिक्रिया कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया, तो हमारे पास आ गया Na2ZNO, है ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड हमारे पास प्राप्त हो गया, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ये आ गया, है ना।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। किसका? हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करके देखते हैं। ये आपके बुक में ये चित्र भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे मैंने लिखा कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसकी? पॉप की ध्वनि। जो फटफट की आवाज आती है उसी को हम पॉप की ध्वनि कहते हैं। तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे ये क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दानेदार जिंक रखा हुआ है। क्या रखा गया? ये दानेदार जिंक है ना। और इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिया गया है ना। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिया इस प्रखनली में, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक दोनों डाल दिया। दोनों का जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ये जो बूंद देख रही है ऐसे से छोटा छोटा, ये क्या है जानते हैं? ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब जब ये दोनों मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस इसकी मदद से जब आएगा तो आगे मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं बीकर, इसमें पहले से डाला हुआ है साबुन का विलयन। ये साबुन का पानी डाला हुआ है ना। क्या डाला हुआ है? साबुन का पानी। तो साबुन के पानी होते हुए हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे वही कि हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले। ये जो बुलबुले निकलेगा, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन गैस आया, इधर साबुन का पानी था, जब ये निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले होंगे ये। ठीक है, अब ये साबुन के बुलबुले हैं। अब मान लो कोई जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे सामने, और जब ये जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? फटफट की आवाज आएंगे, फटफट की आवाज, और उसी को हम कहते हैं पॉप की ध्वनि उत्पन्न होंगे। यहाँ पे लिखा है ना, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होगा? दहन हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के बारे में। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट, है ना। देखो धातु, देखो यहाँ पे क्या आता है, अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। और धातु बाइकार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। कहने का मतलब अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे, और तब देखेंगे क्षारक के साथ। लेकिन यहीं पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि क्षारक के साथ जो होता है ना अभिक्रिया नहीं होती है ना। इस बात को ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे आगे लिख भी दिया हुआ है कि क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इस बात को ध्यान रखना। क्षारक जो होता है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करती है। तो कौन करता है? तो अम्ल सिर्फ करता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सर जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया सबसे पहले करते हैं, उसके बाद अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अम्ल धातु कार्बोनेट, जैसे कि देख सकते हैं अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आएंगे। इस बात को ध्यान रखना उत्पाद में। तो अम्ल के लिए मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, HCl, और धातु कार्बोनेट मैंने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये धातु कार्बोनेट है। सोडियम धातु होता है, ये कार्बोनेट लगा है इसलिए धातु कार्बोनेट कह दिए इसे। तो धातु कार्बोनेट और HCl यानी अम्ल जो है हमारे पास, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण में प्राप्त होगा NaCl। अब ये NaCl क्या होता है? ये साधारण नमक होता है। क्या होता है? नमक होता है। इस बात को ध्यान रखना। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब हम देखते हैं अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? धातु बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो देखिए अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसको भी उत्पाद में क्या देगा? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देगा। तो अम्ल मैंने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु बाइकार्बोनेट के जगह पे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो इसलिए कहें कि सोडियम धातु है। इसको धातु बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ सकते हैं, है ना। सोडियम धातु है, OH हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण यानी NaCl प्राप्त होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट,
ये तो मैंने बता दिया कि क्षारक जो है धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु बाइकार्बोनेट हो, इन सब के साथ अभिक्रिया क्षारक नहीं करता है। आगे देखिए, यहां पे मैंने लिखा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। इसको हम समझ लेते हैं। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप देख रहे हैं, यही एक्चुअल में ये क्या है, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा जाता है, इनके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि जल में अघुलनशील है, ये जल में घुलेगा नहीं, ठीक है। और इसी के कारण ये जो हमारे पास जल है वो क्या हो जाता है, दूधिया कलर के हो जाते हैं। क्या हो जाता है, दूधिया कलर के हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अम्ल और क्षारक जब दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिख दिया, डिटेल में समझ लेते। उदासीनीकरण अभिक्रिया आखिर कहते किसे हैं, तो मैंने लिखा कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, तो समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण कर देता है। इस बात को ध्यान रखना, जब अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के बाद वो क्या देता है, लवण देता है तथा जल का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि अम्ल मैंने ले लिया और क्षारक ले लिया, दोनों अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल देंगे। तो उदाहरण के लिए मैंने लिया, अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, NaCl, और साथ में जल निकलेगा। क्लियर, तो ये भी आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं अम्लों व क्षारक की प्रबलता। अम्लों व क्षारक की प्रबलता यानी ताकत, है ना। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा, है ना, प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH ऋण आयनों की सांद्रता, यानी सांद्रता मतलब प्रतिशत पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखना, है ना, करता है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता मतलब ताकत, है ना। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता जो है हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी उसकी ताकत अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे अच्छा उदाहरण है सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, इस बात को ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि पीएच पत्र, ऐसे कह सकते हैं पीएच पत्र, ये हमारे पास पीएच पत्र है, ठीक है। इसी से हम पता कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो पीएच पत्र है, इस पर तो हम डिटेल से समझेंगे ही, इस बात को ध्यान रखना, है ना। अब देखो, ये आपने देख लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास है कि यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। जितने भी सूचक हैं, इन सभी सूचक का क्या होता है, मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या कहता है, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में H+ आयन, क्या कहता है, H+ आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब H+ आयन ही दर्शाएगा, OH ऋण आयन नहीं दर्शाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये आपने समझ लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। आगे हम जानते हैं इसके बारे में, स्केल के बारे में, पीएच स्केल जिसे हम पीएच पत्र कहते हैं, है ना, लिटमस पत्र, इसके बारे में। इसमें संख्या जो होती है ना 0 से लेकर के 14 तक की होती है ना। अब जहां पे 7 होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। और न्यूट्रल पर क्या होता है मेरे भाई, लवण होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है, लवण होता है। न्यूट्रल पर क्या होता है, लवण होता है ना। इस साइड हमारे पास एसिड होता है। जो 7 से कम होते हैं वो सारे के सारे एसिड, और 7 से अधिक होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, यानी क्षारक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये जो H+ है, ये हम दूसरा कलर ले लेते हैं सर। यहाँ पे देख सकते हैं ये H+ है, क्या है, H+ है। और इधर हमारे पास OH ऋण आयन है। H+
अगर जिसका ज्यादा जहां पे होगा H प्लस आयन, ये अम्ल को दर्शाएगा, OH ऋणायन ये क्षारक को दर्शाएगा, है ना। तो H प्लस आयन जो आप देख रहे हैं ये नीला कलर का जहां तक जा रहा है वहां तक क्या है, H प्लस आयन है, मतलब वहां तक अम्ल की मात्रा है, ठीक है। और OH ऋणायन ये सफेद कलर के जहां तक जा रहा है वो वहां तक आप देख लो, वहां पे क्या है, क्षारक की मात्रा है, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे कि इस साइड अम्ल होगा, इस साइड हमारे पास क्षारक होगा और बीच में लवण। तो इसके कहने का तरीका यह है कि आप देखना कि H प्लस आयन की जिसकी सांद्रता जहां पे अधिक होगी वही कहलाएगा। तो आप देखो इस साइड में देखो सबसे अधिक क्या है, ये सफेद वाला याद रखना, ये OH ऋणायन है। तो आप बताओ OH ऋणायन ज्यादा मात्रा में होगा तो वो क्षारक को दर्शाएगा, और H प्लस आयन वो ज्यादा मात्रा में जिधर होगा वो किसको दर्शाएगा, तो अम्ल को दर्शाएगा, ठीक है। तो इस साइड आप देखिए लाइन से इधर हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है ना, और इसका कम है, OH ऋणायन की कम है, तो अधिक वाला का काउंटिंग होता है। तो अधिक है इसका H प्लस आयन का, इसलिए ये क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, इस बात को ध्यान रखना, यानी अम्ल वाला होगा, है ना। ये आपने देख लिया। अब इस साइड देखो OH ऋणायन, इधर भी अम्ल की मात्रा है, लेकिन इधर क्या है, अम्ल इधर कम है और क्षारक की मात्रा इधर मतलब ज्यादा है, मतलब OH ऋणायन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा जिसका रहेगा उसी इधर काउंट करेंगे। OH ऋणायन किसको दर्शाता है, तो क्षारक को दर्शाता है, तो इस साइड क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बता दूं कि यदि pH मान 7 है, यदि pH मान 7 है तो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, है ना। अगर pH मान, है ना, 7 से क्या है, pH मान 7 से कम है, अगर pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाते हैं। अगर pH मान 7 से अधिक है तो वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है मेरे भाई, है ना। pH मान का महत्व हमारे लाइफ में, है ना, pH का महत्व क्या है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखो pH का महत्व, हमारा शरीर जो है ना 7 से 7.8 है ना pH के बीच कार्य करता है हमारा शरीर। यदि 7.8 से ज्यादा होता है या फिर 7 से कम होता है तो समझिए कि हमारा शरीर जो है ना कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, हम बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए pH को भी मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच क्या करता है, कार्य करता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा के जल का pH मान जो होता है ना, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसका उपयोग हम फसल में, जैसे अलग अलग फसल अलग अलग pH पे, कोई 7 पर, कोई pH 8 पर काम करता है फसल यानी उपजता है, कोई 5.6 से कम पर भी उपजता है ना। तो फसल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो मुंह का pH मान जो होता है ना 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब हमारे मुंह का अगर pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों यानी दांत सब हमारा सड़ने लगता है। क्या हो जाता है, सड़ने लगता है। इसलिए समय पर मुंह धोए, है ना। अधिकांश सोने के बाद तो जरूर मुंह धोना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर मेरा दांत खराब हो जाता है ना। अब देखिए मधुमक्खी का डंक जो मेथेनोइक अम्ल प्राप्त करता है ना, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। देखो मधुमक्खी के डंक जो डंक मार देता है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल हो जाते हैं, है ना। तो मेथेनोइक अम्ल हो जाते हैं जिसके कारण वो दर्द हमारे बॉडी के सेल को वो खत्म करने लगता है, जिसके कारण दर्द होता है। तो उस समय उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, क्षार जो होता है ना, क्षार जैसे साबुन से रगड़ देंगे, है ना, तो अम्ल के प्रभाव को वो खत्म कर देगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट pH का आवश्यक होता है। मैंने बोला था ना कि कोई pH मान 7 पे भी अच्छे से खिलता है यानी फलता है फूलता है ना, कोई 7 पे, कोई 8 पे, कोई 5.6 से कम पे भी हो सकता है, ठीक है। तो pH का महत्व आपने देख लिया हमारे दैनिक जीवन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। आगे लवण के बारे में तो जाने ही थे,
लवण के निर्माण के बारे में देख लीजिए कैसे होता है। जब अम्ल और क्षारक का दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण का, और साथ में जल देते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलकर के लवण दिया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे देख सकते हैं साथ में जल दिया। अब जानेंगे कि लवण से रसायनों का निर्माण के बारे में जानते हैं। लवण से जो रसायनों का निर्माण होता है ना, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, धोने का सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इन सभी के निर्माण को देखेंगे तथा इसका उपयोग के बारे में हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जान लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, है ना, NaOH, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका निर्माण के बारे में जान लेते हैं, इसके निर्माण के, है ना। तो सोडियम क्लोराइड, याद रखना कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में किसको, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तब ये टूट करके यानी वियोजित होकर के क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ में हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी देता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने डिफिनेशन पढ़ लिया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ याद रखना क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ये भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपने देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है तो कहना कि सर अगर जब हम NaCl में यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा गुजारते हैं तब जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना क्लोरीन गैस जो होता है वो एनोड पर निकलता है और H2O यानी हाइड्रोजन गैस जो होता है कैथोड पर होता है, और कैथोड के पास जो होता है ना, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो ये याद रखना कि एनोड पर कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस, कैथोड पर कौन सा, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है ना। अब उपयोग के बारे में जान लेते हैं, है ना। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है, जल की स्वच्छता के लिए यानी PVC के लिए हम उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के लिए करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ग्रीज हटाने के लिए करते हैं, और इसके साथ साथ साबुन व कागज बनाने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, सब तो जो भी है यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट बात जो है वो लिखा गया है, तो इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है सामने में, है ना। आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण देखते हैं। विरंजक चूर्ण जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, CaOCl2, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं सर, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके निर्माण के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इसके निर्माण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा है शुष्क बुझे हुए चूने, क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन की क्रिया से क्या होगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा यानी CaOCl2, विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, साथ में जल भी हमारे पास आएंगे H2O, है ना। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इसका उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती व नीलन के साफ के लिए हम करते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े, नीलन कपड़े के लिए हम क्या करते हैं, साफ के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग कर देते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखना। कागज की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी लकड़ी का जो पाउडर होता है, पाउडर के विरंजन के लिए भी करते, विरंजन का मतलब साफ। तो लकड़ी के पाउडर जो बनते, मज्जा बनते, उसको साफ करने के लिए हम किसका, विरंजक चूर्ण का भी निर्माण मतलब उपयोग करते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, कहने का मतलब जैसे पानी है, अब उसमें विरंजक चूर्ण डाल देंगे तो उसमें रोगाणु जितने भी है, बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, फिर वो पानी शुद्ध हो जाएंगे, हम उसे पी सकते हैं। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण पीने के पानी में भी उपयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर।
अब बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 है ना, तो NaHCO3 ये हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा, ये एक दुर्बल है ना, ये क्या है, यह एक दुर्बल असंक्षारक है, इस बात को ध्यान रखना। अब सबसे पहले समीकरण की मदद से हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। याद रखना, बेकिंग सोडा का निर्माण NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अमोनिया है ना, क्या, अमोनिया, NH3 क्या, अमोनिया, इन सभी के मिलने से हमारे पास निर्माण होता है किसका, तो सोडियम मतलब बेकिंग सोडा का, किसका, बेकिंग सोडे का, यानी NaCO3 का, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसका निर्माण होता है। और साथ में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भी आता है, इस बात को ध्यान रखना। NH4 लगा है इसलिए अमोनियम पढ़ेंगे, NH3 लगा रहता तो अमोनिया पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसका उपयोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का उपयोग हम खाना पकाते समय गर्म करने पर, अच्छा सॉरी, इसका उपयोग तो नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तब क्या होता है ना। तो याद रखना, जब हम बेकिंग सोडा यानी NaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तथा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ब्रेड वगैरह सब जो देखिएगा मिला करके डाल देता है, फूल जाता है, तो फूलने का कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फूल जाता है वो, ठीक है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फूलता है ना, ब्रेड वगैरह सब। ओके, तो जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या क्या निकलता है, सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल भी आता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं, ठीक है। उपयोग के बारे में जान लेते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी, बेकिंग सोडा अलग होता है, पाउडर अलग होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। क्या क्या चीज, बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक अम्ल का भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यह एंटासिड का एक संगठक है। क्या, यह एक एंटासिड का एक संगठक है, कहने का मतलब जैसे एसिडिटी हो जाती है तो इनो वगैरह में भी इसका उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। साथ ही अग्निशामक में भी इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, धोने का सोडा। धोने का सोडा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल के 10 अणु, है ना, साथ में जल के 10 अणु, इन सभी, इसी को हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। मिट कहे नहीं रह रहे, है ना, तो ये आपने देख लिया, क्लियर। तो इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण हम करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, पुनः क्रिस्टलीकरण करने से यानी जल के साथ मिलाने से, है ना, जल के साथ जुड़ जाने से हमारे पास किसका निर्माण होता है, धोने के सोडा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु से जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू जल के 10 अणु, ठीक है। ऐसे निर्माण होता है इसका उपयोग, किसके, धोने का सोडा। धोने का सोडा ही पता चल रहा है, नाम से पता, धवन सोडा होगा, इससे कपड़ा उपड़ा साफ किया जा सकता है ना। उपयोग इसके बारे में जान लेते हैं। पहला उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है इसका उपयोग, ठीक है। घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता के लिए भी हम करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। जल की अस्थायी कठोरता का मतलब ये हुआ कि जब हम जल में साबुन वगैरह को मिलाते हैं तो साबुन फट जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पेरिस शब्द से आया हुआ है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइज होता है, ये सूत्र होता है। इसको समझते हैं कि यदि जिप्सम को, किसको भाई, जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट एवं नहीं, ये तो जिप्सम में चला जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे है उसका सूत्र, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट
एवं अर्ध हाइड्रेट, अर्ध का मतलब होता है 1/2 और हाइड्रेट किसको कहते हैं, जल को, तो अर्ध हाइड्रेट बनाता है। बस सिंपल, इसी से यानी किसको गर्म किए, जिप्सम को गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो हमें क्या निर्माण देगा, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग के बारे में जान लेते हैं। टूटी हुई हड्डी, है ना, हड्डी अगर टूट जाता है ना तो उसको जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, खिलौने के लिए भी उपयोग करते हैं, खिलौना हो गया, सजावट का सामान हो गया, इन सभी में पीओपी का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दीवार की सतह चिकना बनाने के लिए, जैसे ना कहते हैं कि पुट्टी लगा दो, है ना, तो पीओपी जो होता है ना वो वही होता है, उसी का भाग होता है। दीवार की सतह चिकना बनाने में भी हम पीओपी का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया सबके बारे में। अब हम जानते हैं क्रिस्टलन का जल क्या होता है, क्रिस्टलन का जल, है ना। तो यहां पे देखो, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का कोई एक सूत्र इकाई है, उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलनी क्या कहते हैं, क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास लवण है, ये क्या है, लवण है, तो ये हमारे पास लवण है। अभी इस लवण में जल के निश्चित इकाई देखो, या फिर जल के अणुओं की संख्या को, जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, यही क्रिस्टलीकरण है ना, क्रिस्टलन जल है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन देखो, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु होने चाहिए, 10 अणु हो या 5 अणु हो, जो भी हो, तो यहाँ पे निश्चित अणु है जल के, कितने, 5 अणु हैं, है ना। तो यही हमारे पास क्या है, क्रिस्टलन का जल है। क्रिस्टलन का जल, इसे समझने के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, धोवन के सोडा, इसमें भी जल के 10 अणु है ना, इस लवण में। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या, क्रिस्टलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपने समझ लिया। इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। पूरा फैक्ट टू फैक्ट मैंने बात किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।